चलिए जी, गुड इवनिंग वंस अगेन। कहानी चालू करते हैं अपनी। और लास्ट क्लास में क्या हुआ था, देखो भाई तुम लोग थे नहीं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कवर किया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कवर करी। हमने 1 से लेकर 30 एलिमेंट्स याद किए और 1 से लेकर 30 तक हम लोगों ने क्या कहानी करी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इसमें 2 एक्सेप्शन आई। एक्सेप्शन के नाम पे कौन कौन आई, क्रोमियम और कॉपर। ठीक है, तो मैं सबसे पहले तो आपको ये बताया था कि क्रोमियम और कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या एक्सेप्शन है। मैं एक बार दोबारा से आपको डिस्कस कर देता हूँ और आज उसको रीज़न आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। लास्ट क्लास में टाइम कम था, आज उसका रीज़न भी एक्सप्लेन हो जाएगा। क्रोमियम का आर्गन क्या है, 18। वैसे अगर मैं सही नहीं करता तो 4s2 3d4 लिखता, राइट, पर ये क्या थी, गलत। और इसकी करेक्ट वाली क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, आर्गन 18 4s1 3d5। ऐसा क्यों किया, लास्ट क्लास में क्या बताया, क्योंकि एक ऐसी कॉन्फ़िगरेशन बन गई, हाफ फिल्ड एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। यही बात हुई थी। इसके अलावा कॉपर में बात हुई थी 29। कॉपर में भी हम क्या काम करते हैं, 4s का एक इलेक्ट्रॉन उठाते हैं और किस में डाल देते हैं, 3d में, ताकि ये क्या बन जाए, फुली फिल्ड एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। अब आज ये देखते हैं कि ये हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड एक्स्ट्रा स्टेबल होती क्यों। ठीक है, इसके पीछे क्या रीजन है कि हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस आर बेटा जी एक्स्ट्रा स्टेबल। ये फंडा क्लियर है। हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस आर बेटा जी एक्स्ट्रा स्टेबल वाई। गॉट इट। बढ़े आगे। सबसे पहले तो हाफ फिल्ड इनको बना के दिखा देते हैं। बेटा डी ऑर्बिटल के नाम पे कितने ऑर्बिटल याद किए थे तूने, संयम, 5। और डी में अगर 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो ऐसे याद कर लो कि इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका 1 2 3 4 5 है। ये फंडा क्लियर हो गया। और इसको कहते हैं हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ऐसे ही अगर फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन की मैं बात करूं तो फुली फील्ड को भरने का तरीका, इसका भी मैं आपको लॉजिक दूंगा कि मैं ऐसे क्यों भर रहा हूं। आज की क्लास में आगे रूल बना करके लॉजिक देंगे आपको। देखिए 1 2 3 4 5 पहले सिंगल स्पिन के भर दिए, फिर ये ऑपोजिट स्पिन के भर दिए। ये पूरी पैक हो गई। इसको क्या कहेंगे, D10 कॉन्फ़िगरेशन। अब इसका कंपैरिजन करेंगे, किसका, D5 का D3 से कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि D5 एक्स्ट्रा स्टेबल है। क्यों एक्स्ट्रा स्टेबल है, फॉर सपोज मेरे को 3 भरने थे, अभी के लिए याद रखें सिंगल स्पिन से एक एक इलेक्ट्रॉन को भर दे। रूल आपको आज ही की क्लास में समझा देंगे ऐसे कर क्यों रहे, पर फिलहाल इसका कंपैरिजन हो रहा था D5 से, तो D5 को ऐसे बना दिया। ठीक है, सबसे पहले तो पहला रीजन ये है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कौन सी है इसमें से, D5 एक्स्ट्रा स्टेबल क्यों है, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले D5 के अंदर आपको क्या नजर आ रही है बेटा, सिमिट्री। क्या नजर आ रही है आपको, सिमिट्री। आपको याद है मैंने आपको ऑर्बिटल्स की स्टेबिलिटी के लिए एक वर्ड लिखवाया था, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स वो होते हैं जिनकी एनर्जी सेम होती है। तो आप देख सकते हो कि यहां पे 3 ऑर्बिटल में तो इलेक्ट्रॉन है पर 2 ऑर्बिटल एम्प्टी हैं। इसका मतलब 3 ऑर्बिटल की एनर्जी 2 ऑर्बिटल से अलग है, यानी कि एनर्जी में कुछ डिफरेंशिएशन आ रहा है। तो सिमिट्री नजर एनर्जी में नहीं आ रही है एनर्जी वाइज। अगर मैं D5 को देखता हूं तो D5 के अंदर हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये पांचों के पांचों ऑर्बिटल को क्या कह सकते हो, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। इसका मतलब होता है इन सभी की एनर्जी सेम है। ये क्लियर हुआ। तो D5 में क्या नजर आ रही है आपको, सिमिट्री नजर आ रही है। सेकेंड रीजन है सिमिट्री की वजह से, पहला रीजन हो गया। सेकेंड रीजन है बेटा एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी, more the
number of exchange take place, more will be the loss of energy, therefore more will be the stability। इसको एक बार समझा देता हूं मैं, एक बार समझ लो, रुको एक बार समझो। एक्सचेंज एनर्जी, सबसे पहले एक्सचेंज को बोर्ड पे देखो। सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से अदला बदली कर सकते हैं। अगर ये सेम स्पिन का है और ये सेम स्पिन का है तो ये इसको कह सकता है ओए तू मेरी जगह आ जा, मैं तेरी जगह आ जाता हूँ, ओए तू मेरी जगह आ जा, मैं तेरी जगह आ जाता हूँ। सेम स्पिन, ये इसके साथ कर चुका है एक्सचेंज और अब ये इसके साथ क्या कर सकता है, एक्सचेंज। तो यहाँ पे टोटल एक्सचेंज बिटवीन द सेम स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको 3 विजिबल हो रही है D3 में, बोलो यस और नो। अब यहाँ पे अगर मैं एक्सचेंज करूँ तो ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ एक्सचेंज मार सकता है। सेम स्पिन के हैं सारे के सारे, सेम स्पिन का इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन के साथ एक्सचेंज यानी कि अपनी प्लेस का अदला बदली कर सकता है। ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ अदला बदली कर चुका है, इसके साथ कर सकता है, इसके साथ कर सकता है, इसके साथ। ये इलेक्ट्रॉन इन दोनों के साथ कर चुका है, इसके साथ और इसके साथ रह गया, और इस इलेक्ट्रॉन का इसके साथ रह गया। तो आप बस मुझे ये बताओ, ज्यादा नंबर ऑफ एक्सचेंज आपको D5 में विजिबल है या D3 में विजिबल है? D5 में। D4 में ज्यादा एक्सचेंज होंगे या D5 में ज्यादा एक्सचेंज होंगे? D5 में ही ज्यादा एक्सचेंज होंगे। अच्छा चलिए, जितने ज्यादा नंबर ऑफ एक्सचेंज होंगे उतना ज्यादा एनर्जी का कंजम्पशन होगा, क्योंकि एक्सचेंज कराने में एनर्जी लगती है और एनर्जी इसकी खुद की लग गई। एक्सचेंज कर रहा है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस जा रहा है, एनर्जी लग गई, एनर्जी इसकी खुद की कंज्यूम हो गई। अगर इसकी खुद की एनर्जी कंज्यूम हो गई एक्सचेंज कराने में, तो अब बचेगी कम। अगर कम बचेगी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। केमिस्ट्री में अगर एनर्जी बढ़ती है तो स्टेबिलिटी कम होती है, अगर एनर्जी डाउन जाती है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। क्या आपको लॉजिक समझ में आ रहा है? तो ये था एक्सचेंज एनर्जी का। किसी को कुछ पूछना हो तो जरूर पूछ लेना, अदरवाइज इसको याद करो फटाफट से और नोट भी करो। डन बेटा जी, बन गई बात? बढ़ जाए आगे कि नहीं बढ़े आगे? चलो देखो, सुनो, इसे हटा रहा हूं। चलो भाई आ जाओ, बढ़े आगे बढ़े, यस और नो? देखो आगे बढ़ते हैं, और एक टॉपिक आपको सिखाया था मैग्नेटिक मूवमेंट का। बताया था मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे निकालना है। मैग्नेटिक मूवमेंट को किसे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू से, और उसका एक फॉर्मूला दिया था √n इंटू n+2 bm, वेयर n स्टैंड्स फॉर क्या बताया था? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो क्योंकि मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखा चुका हूं, अब मैं आपको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालना सिखा देता हूं। फॉर एग्जांपल आपको आया Fe+2 का मैग्नेटिक मोमेंट निकालो और क्रोमियम+3 का मैग्नेटिक मोमेंट निकालो।
मैंने कहा आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो पहले, आर्गन 18 4s2 3d6, और आप तो डायरेक्ट +2 वाले लिखना। +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालने, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर वाले ऑर्बिटल से निकलेंगे तो 4s क्या हो जाएगा 0। अरे यस और नो, Fe+2 का 4s0 3d6 बनेगा। अगर 4s0 3d6 बनेगा तो इसमें वैलेंस शेल ये है, आउटर मोस्ट शेल को क्या कहते हैं बेटा, वैलेंस शेल। अंदर वाला जो शेल होता है, अंदर वाला शेल, उस पे न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, वहां से इलेक्ट्रॉन निकल नहीं सकते। और आर्गन 18 की जो कन्फिग्रेशन है वो वैसे भी नोबल गैस कन्फिग्रेशन है। नोबल गैस कन्फिग्रेशन का मतलब वो किसी से रिएक्ट करना पसंद, मतलब वो इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन करना पसंद, तो वो तो इंटैक्ट रहता है एज इट इज। वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन होता है, ठीक है। अभी मैंने लॉस 2 इलेक्ट्रॉन का मेरे को नजर आ रहा था तो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया। अब मैं केवल वैलेंस शेल 4s बनाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन तो है नहीं। 3d6 बना लो। 4 सपोज ये 3d है, इसमें कितने भरने हैं 6। भरने का तरीका अभी तो एक बार नोट कर लो, फिर मैं आपको बताता हूं कि ऐसा कैसे हुआ। राइट, नोट क्या करना है, डी में 6 इलेक्ट्रॉन कैसे बनने हैं, पहले हमेशा सिंगल स्पिन से बनने हैं, और फिर जब अब मजबूरी हो गई है क्योंकि सारे सिंगल स्पिन के भर चुके हैं, तो अब एक जगह पे पेयरिंग करवा दो। इसको कहते हैं पेयरिंग करवाना। क्या कहते हैं बेटा, पेयरिंग। तो एक ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वो पेयर्ड है, और अगर एक ऑर्बिटल में एक आपको सिंगल दिखे तो वो अनपेयर्ड है। तो आप लोग मैग्नेटिक मोमेंट के फॉर्मूला तो जानते हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताना, d6 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गए 4, तो n की वैल्यू क्या आ गई 4। तो अब आप लोग यहां पे सिक्स 4 जा 24, और आपको पता है 25 होता तो आंसर 5 आता, तो ये कहीं ना कहीं 4.8 या 4.9 आएगा। अरे बोलो यार, ये सब ये आंसर हो गया आपका, किसका, मैग्नेटिक मोमेंट का। ठीक है, अब मैं आपको बोला क्रोमियम +3 का करो, तो क्रोमियम +3 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या लिखोगे, 4s1 3d5 होती है, 4s0 3d3 हो गई, क्योंकि 3 निकाल दिए ना, 3 निकाल दिए, 4s में एक था 0 और 2 उसके निकालने पड़ेंगे क्योंकि 3 निकालने थे। 3d3 में अनपेयर्ड कितने हो जाएंगे बताओ, राइट, अनपेयर्ड 3 हो जाएंगे। फॉर्मूले में डाल लेना, आंसर निकाल लेना, यूनिट लगाना मत भूलना, आपका काम हो जाएगा। और दूसरी बात, कईयों का डाउट आता है कि सर क्या मैं रूट में आंसर छोड़ दूं, क्या मैं रूट में छोड़ दूं, तो आधा नंबर कट सकता है इस काम का, रूट से बाहर जरूर निकाल लीजिएगा। गॉट इट, करो फटाफट नोट करो। ये लास्ट क्लास में करवाया था, ये अभी नहीं हो सकता इतनी जल्दी में, तेरे को आराम से पूरी क्लास इसके लिए देखनी पड़ेगी। देख लियो, भेज दूंगा आज, कोई नहीं, आज तो नहीं हो पाएगा, कल भेजूंगा। और कल याद दिला दियो एक बार सुबह में ना, फ़ोन कर दियो एक बार मुझे। डन बेटा जी, हो गया, नोट हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर हेडिंग डलेगी आप लोगों की पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल।
पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, मैं डलवा देता हूं हेडिंग तो। इसमें एक स्टेटमेंट जाएगी, नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स, कैन हैव same set of 4 quantum numbers। इसमें एक और स्टेटमेंट बना दो, ऑल द एटम्स या ऑल द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम will have different set of फोर क्वांटम नंबर्स। अब बात सुनिए ध्यान से, मैं आपको ये कह रहा हूं कि क्वांटम नंबर्स आपने कितने पढ़े हैं? 4, N, L, M और S। चारों के लिए कोई ना कोई वैल्यू है, उन चारों की वैल्यू इलेक्ट्रॉन के लिए उसका आइडेंटिटी कार्ड है। पॉली कहता है एक एटम में फॉर सपोज 50 इलेक्ट्रॉन है, हर एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से अलग कैसे है, डिफरेंट उसकी क्या पहचान है, वो पहचान बताएंगे क्वांटम नंबर्स। 4 नंबर को मिला के एक सेट बनेगा, एक भी वैल्यू अलग होगी तो सेट क्या हो जाएगा? अलग। आधार कार्ड है हमारे सबके घरों में, हमारे सबके पास में, तो आधार कार्ड का काम क्या है कि हमारी अलग आइडेंटिटी बताना। ऐसे ही क्वांटम नंबर के सेट का चारों को मिला के एक सेट बनेगा, चारों में से एक भी वैल्यू अलग हुई तो उसका सेट क्या हो जाएगा? अलग। तो वो उसका आधार कार्ड है, उसका आइडेंटिटी कार्ड है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक काम करते हैं, मैं बनाता हूं, मैंने लिया 3D में डाला एक इलेक्ट्रॉन, इसको फर्स्ट इलेक्ट्रॉन डाल देता हूं। तो मैंने लिया 3D में जो एक इलेक्ट्रॉन लिया है, कौन से वाला लिया है? फर्स्ट वाला लिया है। उसमें n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू आगे वाली होती है, आगे वाली वैल्यू क्या है? 3। और l का आपको बताइए 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, SPDF एंड सो ऑन। l की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? सुनो, l की वैल्यू d के लिए 2 हो जाएगी। अभी ये d है, d के लिए l की वैल्यू 2 हो जाएगी। ये फंडा क्लियर हुआ? अब आपको याद होगा ऑर्बिटल की वैल्यू, ऑर्बिटल की वैल्यू हमने यहां डाली थी -2, -1, 0, +1 और +2। ये ऑर्बिटल की वैल्यू किसकी वैल्यू है? ऑर्बिटल की वैल्यू। ऑर्बिटल की वैल्यू पहले इलेक्ट्रॉन के लिए आपको क्या दिख रही है? ऊपर -2 दिख गई, और स्पिन या तो +½ हो सकता है या फिर -½ हो सकता है, आपकी मर्जी है। पहला तो कुछ भी ले लो, मैं फॉर सपोज क्या ले लेता हूं? +½ ये ठीक है। अब मैं आपको कहता हूं कि 3D में भी एक और इलेक्ट्रॉन है, और इस इलेक्ट्रॉन को मार्क कर देते हैं सेकंड। अब मैं 3D में इस सेकंड वाले इलेक्ट्रॉन की बात करूं, 3D में जो एक इलेक्ट्रॉन है ये वाला, इसमें सेकंड वाला इलेक्ट्रॉन जो ये था, गॉट इट? पहचान हो रही है ना? अब n की वैल्यू बताओ कितना आ रहा है, और l की वैल्यू अभी भी क्या रहेगी? 2, क्योंकि यहां पे अभी भी d है। पर अब m की वैल्यू क्या हो गई? -1, और स्पिन क्योंकि अभी सेम स्पिन आपको दिख रही है, अरे यस और नो, तो यहां पे स्पिन क्या होगी? अगेन +½ पर सेकंड इलेक्ट्रॉन पहले वाले का सेट अलग है, इसका सेट अलग है, क्योंकि दोनों में m की वैल्यूज अलग हैं। इसका आइडेंटिटी कार्ड और इसका आइडेंटिटी कार्ड अलग अलग है, वैल्यू ले रहा है।
गॉट इट? एक भी वैल्यू चेंज होगी तो सेट क्या हो जाएगा? चेंज। अब सुनो, ये तो मैंने कोई दूर का इलेक्ट्रॉन नहीं लिया, मैंने कोई 2s के इलेक्ट्रॉन और 2p के और मतलब 4s के इलेक्ट्रॉन को थोड़ी कंपेयर किया, अभी तो क्लोजेस्ट पॉसिबल कंपेयर कर रहा हूं। तो बाकी तो सारे आपको पता ही है, n की वैल्यू l की वैल्यू अलग हो जाएगी। फॉर सपोज एक और देख लो, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन यहां रख देता हूं, इसको थर्ड इलेक्ट्रॉन मार्क कर देते हैं। ये तीसरा इलेक्ट्रॉन जो कि पहले वाले के साथ ही घुसा दिया, तो कैसे ये इलेक्ट्रॉन इन दोनों से अलग है ये आपको देखने मिलेगा। हाँ, 3D में थर्ड, n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 2, m की वैल्यू मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की -2 है, और स्पिन पर चेंज हो जाएगा। अगर पहले वाले का स्पिन +½ था तो इसका क्या रहेगा? -½ तो इन दोनों में तो स्पिन अलग है, और बाकी आपको अगेन m की वैल्यू अलग चमक गई होगी। तो कैसे हर एक इलेक्ट्रॉन, ये तो क्लोजेस्ट वाले थे सबसे, हर एक इलेक्ट्रॉन कैसे एक दूसरे से अलग है वो बताता है हमें कौन? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो स्टेटमेंट कहती है किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्वांटम नंबर का जो सेट होगा वो डिफरेंट होगा, वो सेम नहीं होगा। नोट कर लो। कर लिया तुमने? नोट कर लिया? साथ साथ ही नोट कर रहे हो क्या? अभी करते हैं आगे। फिर विशाल नोट कर भाई, बताइए। डन हो गया? चलो देखो फिर नेक्स्ट पे आते हैं। देखो भाई, इसके बाद आगे की कहानी करते हैं। ठीक है, देखो क्या कहानी करोगे? होर्न्स रूल, एक रूल है बेटा, क्या नाम है उसका? होर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। होर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी हमको कहता है, अब ये बताएगा हमको इलेक्ट्रॉन की फिलिंग का तरीका। तो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन, लिखो साथ साथ, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन p, d and f orbitals does not take place until each orbital p, d and f सब शेल लिख लो यहां पे, do not take place until each orbital will get 1 electron each. फुल स्टॉप। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल, होर्न्स रूल के अकॉर्डिंग
अगर आपको p में 4 इलेक्ट्रॉन भरने, कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं p में? 4। तो 4 भरने के तरीके कितने हो सकते हैं देख लो। एक तो ये तरीका हो सकता है कि 1 इसमें भर दिया जाए, 2 इसमें भर दिया जाए, 3 और 4 इसमें भर दिए जाए। मतलब स्लाइड के एक काम करो, पहले ऐसे वाला भर लो, ये ठीक है। एक ये तरीका हो सकता है, एक ये तरीका हो सकता है कि 1 इसमें भर दिया जाए और फिर आपका दूसरा इसमें भर दिया जाए और ये ऐसे भर दिया जाए, ठीक है। एक तरीका ये हो सकता है आपका कि आप जो है वो 1 इसमें भर दो सीधा और इसमें 1 भर दो ऑपोजिट स्पिन का और फिर 2 भर दो ये ऐसे। ये बात समझे? सेम स्पिन का, ऑपोजिट स्पिन का और ऐसे, ठीक है। एक तरीका अब ये हो सकता है कि पहले एक जैसी स्पिन के भर दो और फिर ये ऑपोजिट स्पिन का भरो, ठीक है। तो हमको पता लगाना है कि हुंड्स के अकॉर्डिंग कौन से वाला तरीका बेस्ट है, कौन से वाला तरीका सही है। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग का तरीका सिखा रहा है। हुंड्स के अकॉर्डिंग मैक्सिमम स्पिन रहना चाहिए। मैक्सिमम क्या रहना चाहिए बेटा? स्पिन। जहां पे भी स्पिन आपका मैक्सिमम है वो कहता है हुंड्स मेरा तरीका, फिर मैं इसी को फॉलो करूंगा, ठीक है। तो स्पिन मैक्सिमम रखने के लिए क्या करना है और स्पिन मैक्सिमम कैसे होगी एक बार देखो। अगर मैं बोलता हूं कि इसका और इसका प्लस हाफ स्पिन है तो 2 हो गए प्लस हाफ स्पिन के, एक प्लस हाफ के साथ एक माइनस हाफ, फिर एक प्लस हाफ के साथ एक माइनस हाफ, तो कैंसिल 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 कैंसिल, ये क्या हो गई? 0। ये बात समझ में आई कि नहीं आई बोलो? अच्छा, मैं अब ये कह रहा हूं सुनो, ये अगर एक प्लस हाफ है तो दूसरे वाली माइनस हाफ है, और अगर ये प्लस हाफ है तो दूसरे वाली माइनस हाफ है। ये भी स्पिन कैंसिल कैंसिल होके क्या हो गई? 0। अच्छा, ये स्पिन प्लस हाफ है अगर, तो ये वाली स्पिन माइनस हाफ है और ये वाली स्पिन प्लस हाफ है और एक और ये माइनस हाफ, तो ये भी अगेन कैंसिल 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 होके क्या हो गई? 0। अब यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये स्पिन प्लस हाफ है, ये एक और प्लस हाफ है, ये एक और प्लस हाफ है, और ये क्या है? माइनस हाफ है। तो ये माइनस हाफ से प्लस हाफ क्या हो गई? कैंसिल, और ये यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब यहाँ वाला जो आंसर है उसमें प्लस और माइनस आपने नहीं डालना है। गॉट इट? तो स्पिन मैक्सिमम कहाँ पे आ रही है? लास्ट वाले केस में। इसका मतलब लास्ट वाला तरीका इज द बेस्ट तरीका टू फाइंड व्हाट? टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो कहना क्या चाहता है वो कि पहले सिंगल स्पिन से इलेक्ट्रॉन भरेंगे ताकि आपका स्पिन क्या आए? मैक्सिमम। एक और एग्जांपल देखना चाह रहे हो तो इसका देख लो। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये 3 तरीके गलत हैं और ये तरीका सही है। ये 3 तरीके क्यों गलत हैं? क्योंकि इनका स्पिन का आंसर कम आ रहा है, जबकि हमारे पास एक ऐसा तरीका है जिसका स्पिन का आंसर ज्यादा आ सकता है। फर्स्ट वाला देख, एक पॉजिटिव हाफ है, एक नेगेटिव हाफ है। उल्टी स्पिन का ले लिया ना मैंने, जबकि वो क्या कहता है? पहले सेम स्पिन से भरो सारे। मतलब एक और देख लो, चलो D5 को अगर आप भरोगे तो कैसे भरोगे? एक तो ये तरीका हो सकता है आपका, मतलब कितने भी तरीके हो सकते हैं, हमको ये देखना है बेस्ट कौन सा है। तो बेस्ट के लिए क्या करोगे? सारे सिंगल भरोगे। तो आप देख लो स्पिन मैक्सिमम, ऑब्वियसली यहाँ स्पिन मैक्सिमम आएगा और कोई केस ही नहीं बनेगा जिसमें स्पिन मैक्सिमम आएगा। गॉट इट? इसका आप दूसरा लॉजिक सुन लो, सेकंड लॉजिक ये कहता है कि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव। तो दोनों इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव है, आप ऐसे समझ लो। तो जब भी 2 इलेक्ट्रॉन क्लोज कॉन्टैक्ट में आएंगे, ज्यादा पास आएंगे, तो दोनों में रिपल्शन होगी। रिपल्शन से एनर्जी बढ़ती है, एनर्जी बढ़ने से स्टेबिलिटी कम होती है। जब तक मैं इस रिपल्शन को बचा सकता हूं तब तक मैं बचा लेता हूं, और ऐसा मैं कब कर पाऊंगा? जब मैं सारे इलेक्ट्रॉन्स को पहले सिंगल स्पिन से अलग अलग ऑर्बिटल में भेजूंगा, फिर जब मजबूरी पड़ेगी तो फिर पेयरिंग के अलावा फिर कोई चांस ही नहीं बचेगा हमारे पास। गॉट इट? तो ये आपकी सेकंड एक्सप्लेनेशन हो जाती है, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इतना लिखें। और एक बात जरूर ध्यान रखें कि आपका जब स्कूल एग्जाम होगा तो या तो उसमें हुंड्स रूल या पॉली रूल या ऑफको रूल, इन तीनों में से एक ने तो आना ही आना है।
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंफर्म आपको आएगी, पॉजिटिव और नेगेटिव वाली आएगी, क्रोमियम पे +3 लगा दिया, Fe पे +2 लगा दिया, लाइक दैट। गॉट इट? हाँ, ये जो बना रखे हैं क्या ऑर्बिटल, तूने अब ये कहानी पता नहीं मिस कर दी है शायद, एक बार देखियो, अब मैं सेट करके भेजूंगा सारी की सारी क्लासेस तेरे को लाइन से, है ना? ठीक है बेटा, ये हुंज रूल आपको क्लियर हो गया? देखो हुंज रूल अगर आपको क्लियर हो गया ना, ये सारी की सारी स्टोरी, तो अब आपने क्या करना है कि आपने फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन करवा देता हूं जिससे आपका ना पुराना टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। नोट भी कर लिया तुमने? देखो फॉर सपोज तुम्हें टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकालने को आते हैं, तुम्हें बोला फाइंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन या व्हेन n इज इक्वल टू 4 है और कुछ नहीं दिया, एक ही क्वांटम नंबर दिया है, तो पहले ये पता करो कि n अगर 4 होता है तो L की कितनी वैल्यूज आ सकती हैं। L की वैल्यू कैसे निकालते हो? 3 आ सकती हैं, 4 आ सकती हैं, 4 आ सकती हैं, जितनी n की वैल्यू होती है उतनी L की वैल्यू होती है। याद करवा देता हूं, L की वैल्यू निकालने का तरीका किया था 0 to n-1, तो n अगर 4 है तो 0 to 4-1 3 होता है, तो अब 0 भी एक वैल्यू है, तो टोटल 4 वैल्यूज आ रही हैं। अरे बोलो, अब हर एक L के लिए ml की अलग वैल्यू आती है, तो L अगर 0 होता है तो ml 0 होता है। ml का क्या फॉर्मूला होता है? -L2 + L, ये याद आ रहा है? अगर ये 1 होता है तो ये, अगर ये 2 होता है तो, और अगर ये 3 होगा तो, ये कहानी क्लियर है? अब आपको ये पता है कि आपने ml की वैल्यूज निकाल ली सारी इनके लिए, n की वैल्यूज, ऐसे पैटर्न में दिखाना है, सब कुछ दिखाते चलना है, थियोरेटिकल पेपर में सब कुछ दिखाना है। उसने बोला ना n4 है, तू सारे क्वांटम नंबर की वैल्यू दिखा। अब तुझे क्या पता है? तुझे ये पता है कि 0 को क्या कहते हैं s, 1 को क्या कहते हैं p, 2 को क्या कहते हैं d और f, और तुझे पता है यहाँ पे एक ऑर्बिटल है, एक वैल्यू मतलब एक ऑर्बिटल, 4s में एक है, 4p में कितने होंगे? 3, ये तो याद कर चुके हो। 4d में कितने होंगे? 5, और 4f में कितने होंगे? 7। अरे 7 वैल्यूज है ना, 1 2 3 4 5 6 7, बोलो ये सब नो। ये कहानी क्लियर हो रही है कुछ? अब इसमें इलेक्ट्रॉन भरो, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? अरे देख लो पहले, 2 आ सकते हैं, तो इसमें 2 आ सकते हैं, इसमें कितने आ सकते हैं? 6, इसमें कितने आ सकते हैं? 10। अरे 5 ऑर्बिटल हैं तो डबल आ जाएंगे ना 10, और 7 ऑर्बिटल हैं तो टोटल कितना हो गया जी? गिनना, 31 थोड़ी होगा यार, 18 और 14 कितना हो गया? 32 इलेक्ट्रॉन आ रहा है आंसर। अरे बोलो, ठीक है? अब ऐसे निकाले आपने टोटल इलेक्ट्रॉन्स। एक और तरीका सिखाया था शॉर्टकट पहले क्लास में। टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला क्या था? 2n², n की वैल्यू को 4 डाल दो, 4 4 दा 16, तो ये क्या हो गया? 2 × 16 इक्वल टू, तो वो आए ऐसे थे एक्चुअल में, और शॉर्टकट हमने ऐसे बनाया था। ये कहानी क्लियर हुई? अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स जितने होते हैं, सुन लो रे, इलेक्ट्रॉन्स जितने होते हैं उसके आधे ऑर्बिटल्स होते हैं। ये भी तो मैं कह सकता हूं, अगर मुझे पता लग जाए 50 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑर्बिटल निकालने के लिए भाई यार, अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं
तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल ज्यादा हो गए, यानी कि टोटल ऑर्बिटल्स अगर मैं निकालूंगा तो वो क्या हो जाएगा, n का स्क्वायर। गॉट इट, सिंपल इट इज। तो आज के लिए करेंगे इतना ही बस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।